बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। दरअसल जाहिर तौर पर देखिए, सरकार के नुमाइंदे में हमारे साथ इस समय पल्लवी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आपका भी। और अनिल जैन साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं, बेहद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले अनिल सर आपके पास ही आऊँगा। आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या नजर आ रहा है कि कैसा रहने वाला है आपके मुताबिक ये बजट? देखिए, ये जो बजट है ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कांटों पे चलने वाला बजट है। एक तरफ तो देश की एक्सपेक्टेशन, कंट्री एज ए होल, और दूसरी उसके नागरिकों की एक्सपेक्टेशन। इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना ही फाइनेंस मिनिस्टर का काम हो गया है। क्योंकि अभी जीडीपी बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी जीडीपी में ग्रोथ है, ये बहुत हम लोग अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं। 5 ट्रिलियन का हमारा उम्मीद है कि हम 2 साल में वी विल बी क्रॉसिंग 5 ट्रिलियन एंड देन विदिन द नेक्स्ट 10 इयर्स इट विल बी 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो फाइनेंस मिनिस्टर को उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। और इस काम करने में जो उनकी मुश्किलात हैं वो सबसे बड़ी मुश्किलात है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना। अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, डॉलर गिर रहा है, बिल्कुल डॉलर बढ़ रहा है, रुपी गिर रहा है, 50 रुपए से 82 रुपीज आ गए। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर के नजर में है। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। तो एक तरफ तो बहुत सारा रुपया चाहिए और दूसरी तरफ रुपया लाने के लिए जो उधार लेना पड़ रहा है, ये उधार निरंतर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। इन 10 सालों में हमारा उधार जो 50 लाख करोड़ था वो 205 लाख, 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है। हमने उधार हिंदुस्तान में भी लिया और हिंदुस्तान के बाहर भी लिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आपने जैसे देखा अभी ये कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को बैलेंस करना अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, वो कैसे करती है। और इसी पे उनकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि बाहर की जो माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको कैसे हम ठीक करें, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री अपने आप चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो जो माइक्रो फैक्टर्स है वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, टैक्सेस का कलेक्शन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये विशेष सर्कल है। ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है। बहुत आसान नहीं है क्योंकि ये सालों पुराना इश्यू है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू से नेगेटिव चल रहा है 1947 से। और इसी वजह से आपने देखा होगा 1947 में 2 रुपए में, 2.5 रुपए में $1 मिलता था। आज वो डॉलर की कीमत 82 रुपए, 85 रुपए पहुंच गई है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं अनिल सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो कांटों भरी शैया है उस पर वित्त मंत्री को चलना है और उससे कैसे पार पाना है वो आज के बजट में होगा। लेकिन क्या आपको लगता है इस जो इलाज महंगा हुआ है उस इलाज को रियायती दर के हिसाब से, यानी कि उस इलाज को भी थोड़ा सस्ता किया जाए, क्या वो एक छवि, वो एक झलक क्या इस बजट में देखने को मिल सकती है? और क्या मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी क्लास हो, क्या ये संभव है कि जो इलाज है वो सस्ता हो सके, वो रियायती दरों में हो सके? बिल्कुल। जैसे अभी आपने एक मेडिकल फील्ड की बात करी, मैं पहले तो कहूंगा कि ये मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बजट है। क्योंकि ये जो बजट है हमारे इकोनॉमी की दशा और दिशा तो तय करेगा ही, हमारे लोगों का जो माइंडसेट है उसके ऊपर भी असर डालेगा कि बीजेपी की सोच क्या है डेवलपमेंट के प्रति। तो ना उनको धरातल पे बीजेपी को कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हो,
उसको कुछ न कुछ डिलीवर करना जरूरी है। बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। मेडिकल फील्ड के अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आज देश में, चाहे वो दवाई की कंपनियां हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, और पूरा का पूरा रेगुलेटरी सिस्टम जो मेडिकल फील्ड को कवर करता है वो मेरे को लगता है वो फेल हो चुका है। दवाइयों के ऊपर मैं आपको बताऊं, दुनिया एक 10 रुपए की दवाई, जो दवाई की कंपनी 10 रुपए की बेचती है, वो कंज्यूमर उसको 200 रुपए की खरीदता है। क्या कंट्रोल है दवाई की प्राइस के ऊपर? क्या कंट्रोल है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जो जिस तरह से अंधाधुंध बगैर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो आज वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, आर दोज मेडिसिन एसेंशियल? अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने लगा है डॉक्टरों को और हॉस्पिटल्स को, तो उनको भी लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, बिल बना के तो हमने गवर्नमेंट को देना है आयुष्मान भारत में या गवर्नमेंट की स्कीमों में या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम की हिंदुस्तान में जरूरत है इस फील्ड को सुधारने के लिए। और ये फील्ड केवल मेडिकल फील्ड नहीं है, हर फील्ड की ये हालत हो चुकी है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लीजिए, वकीलों को देख लीजिए, इंजीनियर्स को देख लीजिए, कोई कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज आज, आई एम वेरी सॉरी टू से, कहीं किसी प्रोफेशन में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केवल मिसगाइडिंग एंड मेकिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ मिजरी ऑफ द पर्सन, ये हमारे देश की हालत हो गई है। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। नहीं, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना सर, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ अनिल सर, कि क्या ये संभव आपको नजर आता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि जो रियायती दर है मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, हेल्थ ट्रीटमेंट में, तमाम जो आपने भी लूप होल्स गिनाए हैं उन सभी में, क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इस बजट में उनको लेकर एक बेहतर हमें सुझाव देखने को मिले, एक बेहतर डायरेक्शन देखने को मिले? मैं नहीं जानता कि फाइनेंस मिनिस्टर कितनी सजग हैं, पर ये हमारे देश की जरूरत है। आज बात करते हैं हम इमरजेंसी की। इमरजेंसी लगाई थी, डेफिनेटली दैट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री, पर उस समय सुधार हुआ था। और मैंने देखा था जिन फैक्ट्रियों में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ था, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एट रांची। उन्होंने 50 साल की अपनी स्थिति में कभी कोई पैसा नहीं कमाया, जिस दिन इमरजेंसी लगी अगले दिन प्रॉफिट हो गया। This was the condition with most of the public sector companies, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज है, जब तक वो नहीं लाई जाएगी सिस्टम में, आप कितना भी पैसा दे दीजिए। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बजट का 30% सोशल सेक्टर में देती है, दुनिया भर की, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो। ऑलमोस्ट 27 to 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज इन द सोशल सेक्टर। बट हो क्या रहा है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ठीक है पल्लवी जी, कहा कि आप सब जगह टॉयलेट बनाइए। ठीक है, पॉइंट है, मैं इसी को टॉयलेट पे पानी आ रहा है? ठीक है अनिल सर, मैं इसी को जरा पल्लवी जी के पास लेके जाता हूँ। ठीक है अनिल सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आर्थिक दृष्टि से भी, मैं डिफेंस पर आपसे जानना चाहूंगा। डिफेंस के बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जब हम जिक्र करते हैं बड़ी उम्मीदें रहती हैं डिफेंस सेक्टर्स में भी। चाइना ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जहां पर डिफेंस बजट 2 गुना चाइना ने इस बार बढ़ाया है, और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पर रक्षा बजट जो है, डिफेंस बजट, वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। हम दुनिया में 5वें ऐसे मुल्क हैं जो लगातार बजट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन चाइना के मुकाबले आपको लगता है कि डिफेंस बजट में इस बार और भी कुछ नया मिल सकता है, और भी बेहतर हो सकती हैं चीजें? देखिए, ये जो डिफेंस सब्जेक्ट है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हमारा देश, मैं कहूंगा तो हमारे देश के चारों तरफ जो बाउंड्रीज है उसमें कोई भी हमारा मित्र नहीं है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। पाकिस्तान, चाइना, इधर देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, समय समय पे ऐसी बातें सुनने को आती हैं।
जो कानों को अच्छी नहीं लगती। श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, ये जितने भी देश हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करना है और वो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। जब आप चारों तरफ आपके मित्र नहीं हो, या तो हमारे को यूरोप जैसी सिचुएशन हो कि वहां पे छोटे छोटे कंट्री हैं पर आपस में कोई ऐसा वाद विवाद नहीं है, ठीक है, तो सब आराम से रह रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, देयर लाइफस्टाइल इज गुड। बट हमारे साथ में सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना हमारे गवर्नमेंट का काम है और उसके लिए अगर बजट बढ़ाना पड़े तो भले ही बढ़ाएं। और शायद ये जरूरत भी है कि डिफेंस को जितना अप टू डेट किया जाए, जितना। ठीक है अनिल सर, एक मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार भी मैं डिस्कशन करूंगा जरा आप, और भी बजट को लेकर और भी डिस्कशन आपसे भी होना है और पल्लवी जी से भी होना है। अनिल सर के पास जा रहा हूं मैं। अनिल सर आपकी अब्दुल जी, आई एम सो सॉरी, मुझे निकलना पड़ेगा तो मैं अभी कॉल की ड्रॉप कर रही हूं। ओके ओके, नो इशू मैम, नो इशू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच। अनिल सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऑडियो जरा हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी और आप कंटिन्यू कर रहे थे डिफेंस को लेकर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे थे। वेल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिफेंस का बजट है ये हमारा कंपल्शन है और इसे हमें बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे को डिफेंस फोर्सेस को इक्विप करना पड़ेगा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्म्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। और उसके लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट की मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है कि हमारी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो बहुत बड़ी हैं और चारों तरफ से हमने अपनी बाउंड्री लाइंस को सेफ करना पड़ेगा, अपने सिटीजन्स को सेफ करना पड़ेगा। तो वो जो बात हो रही थी चीन से कि चीन से आप कैसे कम्पीट करेंगे, तो चीन से नहीं भी कम्पीट करेंगे, फिर भी वहां पे आपको लाइन LAC जो है चीन के साथ जो हमारी लगती है, वहां पे डिफेंस फोर्सेस का बराबर डिप्लॉयमेंट रखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी एडवर्स वेदर हो। वहां पे हमारी डिफेंस जो फोर्सेस हैं -30 और -50 डिग्री में काम करती हैं, तो नेचुरली उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो चाहिएगा। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, रेगुलर इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है वहां पे। इसी तरह से ठीक है सर, पॉइंट है और वक्त अब हमें भी इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे व्यूअर्स को बजट से रिलेटेड तमाम जानकारी आपने साझा की, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल बजट अब से कुछ देर के बाद पेश होगा और जैसे ही बजट पेश होगा प्राइम न्यूज पर आप देखेंगे निर्मला सीतारमण कैसे बजट पेश कर रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।